हेलो गाइस, क्लास 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आज हम यहाँ पे पार्ट नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं जैसे कि डेफिनेशन सेक्शन। अब हम यहाँ पे आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 12 में बताया गया डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा दी गई है। क्लियर? डेफिनेशन परिभाषा, विधान में शब्दों की परिभाषा दी जाती है, जैसे कि इन दिस पार्ट, यानी कि इन दिस पार्ट, इस भाग में, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जब तक नहीं संदर्भ, यानी कि जब तक जरूरत न हो वाक्य का संदर्भ, अदरवाइज यानी कि अन्यथा, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स यानी कि मांगे हो, कोई आवश्यक हो, द स्टेट्स यानी कि राज्य, इंक्लूड्स, इंक्लूड यानी कि शामिल करता, द गवर्नमेंट सरकार, एंड पार्लियामेंट और संसद को, ऑफ इंडिया यानी कि भारत देश, एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर यानी कि सरकार और विधानमंडल, ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स यानी कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक राज्य के, एंड ऑल लोकल यानी कि स्थानीय, और अदर अथॉरिटीज। क्लियर है? और अदर अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज विद इन, अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण, विद इन यानी कि भीतर, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी यानी कि क्षेत्र, अंडर यानी कि अधीन, अंडर अधीन, द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी नियंत्रण करता भारत सरकार। यानी कि इसमें क्या बताया गया, जैसे कि परिभाषा, इस भाग में जब तक संदर्भ अन्यथा न मांगे, राज्य में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के क्षेत्रीय व्यक्ति या भारत सरकार नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल होंगे। क्लियर है? यानी कि क्या बताया गया है, अगर हम इसी सरल बात करें, इस अनुच्छेद में बताया कि राज्यसभा मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है, इसमें शामिल है भारत सरकार और संसद। ठीक है? भारत सरकार और हर राज्य की सरकार और उसका विधानसभा और सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, पंचायत, अन्य कोई भी संस्था जो भारत सरकार के नियंत्रण में हो। मतलब जब संविधान में राज्य लिखा हो तो उसका विषय दायरा बहुत बड़ा है, सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं बल्कि पूरे भारत की सभी सरकारें और संस्थाएं आती हैं। क्लियर है? डेफिनेशन में ये बता गया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया? लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद, इसमें बताया गया कि लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी क्या बताया गया कि मौलिक अधिकारों के विपरीत या उन्हें घटाने वाले कानून, यानी कि इस शीर्षक का मतलब है अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों से टकराता है, इनकॉन्सिस्टेंट या उन्हें कम करता है या छीनता है, तो वह कानून असामान्य हो जाएगा। यानी संविधान कहता है कि मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, कोई भी कानून उनसे बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है ना? दोबारा सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इससे कई क्वेश्चन बेस है ये। आर्टिकल 13 इस शीर्षक का मतलब है अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों से टकराता है या उन्हें कम करता है या छीनता है, वह कानून असामान्य हो जाएगा। क्लियर? यानी संविधान कहता है कि मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लॉज यानी कि कानून, इनकॉन्स्टेंट यानी कि असंगत, विपरीत, विद डेरोगेशंस होता है यानी कि ह्रास करना, कमी या ह्रास कर दे, कमी कर दे, ऑफ द फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार। ला यानी कानून, इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि असंगत, विद और डेरोगेशंस यानी कि कम करना, घटाना, ह्रास करना फंडामेंटल राइट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे आर्टिकल को। आर्टिकल में क्या बताया गया है?
सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोज नंबर 1 को। क्लोज नंबर 1 में बताया ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitutions in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। यानी कि क्या बताया, यानी कि भारत के क्षेत्र में संविधान लागू होने से ठीक पहले जो भी कानून प्रभावित थे, यदि वे इस भाग के प्रावधानों के असंगत है तो उसे असंगति की सीमा तक वह शून्य असामान्य होंगे। यानी कि पुराने कानून जो संविधान में पहले बने थे, पुराने कानून जो यानी संविधान में पहले बने थे, अगर वे मौलिक अधिकार से टकराते हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के, तो कानून उस हिस्से तक असामान्य हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि एक और कुछ मीनिंग कर दो, जैसे कि लॉज यानी कानून इनकॉन्स्टेंट यानी कि लॉज हो जाएंगे, यानी कि इनकॉन्स्टेंट यानी कि असंगत, कम, घट जाएंगे, ह्रास यानी कि असंगत। यूनिसिमेंट यानी कि प्रारंभ करना, जैसे कि बोर्ड यानी कि शून्य। क्लियर है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे ओवर एवरेज द राइट्स conferred by this part, and any law made in conversations of this clause shall to the extent of the conversations be void। इसमें क्या बताया गया है क्लोज नंबर 2 में, क्लोज नंबर 2 में बताया गया है जैसे कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीन ले या घटा दे। यदि कोई कानून इस उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यानी कि सरकार नए कानून भी नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करे या खत्म करे। अगर ऐसा कानून बनेगा तो ऐसा मान्य होगा। ठीक है ना। क्लियर है। यानी कि स्टेट यानी कि राज्य, एवरेज यानी कि घटाना, कुछ मीनिंग है एवरेज यानी कि घटाना, और कॉन्फिडेंट यानी कि प्रदान करता है, यानी प्रदान किया, कन्वर्सेशन यानी कि उल्लंघन। ठीक है ना। यानी कि सरकार नए कानून भी नहीं बना सकती, मौलिक अधिकारों को कम करे खत्म करे। अगर ऐसा कानून बनेगा तो वैसा मान्य हो जाएगा। क्लोज नंबर 2 ये बात कहता है। अब क्लोज नंबर 3 में क्या बताया गया, क्लोज नंबर 3 का सबसेक्शन, क्लोज नंबर 3 का सबसेक्शन ए में बताया गया है कि जैसे कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, order, by law, rule, regulations, notifications, customs or uses having in the territory of India the force of the law। यानी कि कानून में अध्यादेश, आदेश, उप कानून, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या प्रचलन शामिल है जिसका बात के क्षेत्र में कानून जैसा प्रभाव है। यानी कि कानून शब्द का दायरा बहुत बड़ा है, कानून शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इससे सिर्फ संसदीय बनाए कानून नहीं बल्कि अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रथाएं भी आती हैं। चलिए इसमें क्या बताया, जैसे कानून शब्द का दायरा, दायरा बताया कि बहुत बड़ा है, इसमें सिर्फ संसद के बनाए गए कानून नहीं बल्कि अध्यादेश, अध्यादेश लेकर आगे आदेश, अध्यादेश भी आगे, आदेश भी आगे, नियम, अधिसूचना और प्रथाएं भी आती हैं। ठीक है ना। लॉ के अंदर जैसे कि ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, ऑर्डर यानी कि आदेश से, बाई लॉ यानी कि उपकानून, रूल यानी कि नियम, रेगुलेशंस यानी कि विनियम, नोटिफिकेशंस यानी कि अधिसूचना, कस्टम्स यानी कि प्रथा और यूजेस यानी कि प्रचलन। क्लियर है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लोज नंबर 3 का बी क्लोज पढ़ते हैं। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitutions and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any parts thereof may not be then in
operations either at all or in particular areas। यानी कि क्या बताया गया है इसमें, यानी इसमें बताया गया है कि प्रचलित कानून में वे कानून शामिल है जो संविधान लागू होने से पहले किसी विधानमंडल या अन्य शासन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए थे और जिन्हें पहले निरसित नहीं किया गया था, भले ही वे कानून या उसका कोई भाग उस समय पूरी तरह या कुछ क्षेत्र में लागू न हो। यानी कि प्रचलित कानून का मतलब संविधान से पहले बने वे कानून जो भी अब तक रद्द नहीं हो चुके हैं, चाहे वे हर जगह लागू हों या नहीं। यानी कि क्या बताया गया है कि प्रचलित कानून का मतलब है संविधान से पहले बने वे कानून जो अभी तक रद्द नहीं हुए हैं, चाहे वे हर जगह लागू हों या नहीं। यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि शिक्षण प्राधिकरण, ऑपरेशन यानी कि लागू होना है। यानी क्या बताया गया है इसमें, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे, कोई वो नहीं। यानी कि इसमें बताया गया है कि देखो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट तो क्या है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि इसका मतलब है कि लॉज इन फोर्स यानी प्रचलित कानून सिर्फ वे नहीं है जो संविधान लागू होने के बाद बने, इसमें वे आते हैं जो संविधान लागू होने से पहले बनाए गए थे। ब्रिटिश इंडिया या प्रिंसिपल स्टेट्स के समय ये कानून थे जिन्हें संविधान लागू होने से पहले रद्द नहीं किया गया था, चाहे वह कानून पूरे भारत में लागू है सिर्फ कुछ हिस्सों में। मान लीजिए कोई कानून 1940 में बना था और वह सिर्फ बंगाल में लागू था और वह संविधान लागू होने तक रद्द नहीं हुआ, तो उसे लॉ इन फोर्स माना जाएगा, वह पूरे भारत में लागू नहीं था। क्लियर है। यानी कि संविधान लागू होने से पहले बने और अभी तक रद्द न किए गए कानून जो पूरे भारत में लागू हो या कुछ सिर्फ हिस्सों में, उन्हें लॉ इन फोर्स माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी कि मान लीजिए वो कानून 1940 में बना था और वह सिर्फ पंजाब में लागू था। क्लियर है। अगर वह संविधान लागू होने तक रद्द नहीं हुआ तो उसे लॉ इन फोर्स माना जाएगा, इवन अगर वह पूरे भारत में लागू नहीं था। क्लियर है।
यानी कि इसमें बताया गया है कि कोई भी कानून है ना, यानी कि संविधान कहता है कि जब हम ला इन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ नए कानून नहीं है, इसमें पुराने कानून भी आते हैं बेशर्त वे रद्द न किए गए। अगर कोई कानून संविधान लागू होने से पहले बना था और भी तो नहीं था तो लॉ इन्फोर्स माने जाएंगे, कोई देश में लागू न हो। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोज नंबर 4 की। क्लोज नंबर 4 में बताया गया है कि क्लोज नंबर 4 में बताया गया कि नथिंग इन द आर्टिकल शैल अप्लाई, so nothing in the article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। यानी कि इस अनुच्छेद का कोई प्रावधान संविधान अनुच्छेद 368